हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट आज हम लोग सॉल्व करेंगे पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। ये आपका टेस्ट नंबर 5 है। और नवीन जो इस समय वर्तमान समय में जो पीसीएस मंत्रा में जो टेस्ट चल रहे हैं इसी के अंतर्गत यह टेस्ट कराया जाएगा। और आपका टेस्ट सीरीज जो 3.0 इसमें चल रहा है वही कराया जाएगा। और इसमें भी जो मुख्य रूप से टेस्ट सीरीज में हम लोग जो देखेंगे इसमें इकोनॉमी, बजट, आर्थिक समीक्षा, कृषि और जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसमें आर्थिक समीक्षा जो 2024-25 है, बजट 25-26 से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इकोनॉमी के जो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है या फिर से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कृषि जनगणना जो कि कराई गई थी, ठीक है, उसके साथ साथ जनगणना से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको ही इसमें देखा जाएगा। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। उसके साथ साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। और जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को लगे कि जिस भी क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन लगे, ठीक है, या फिर से लगे कि क्वेश्चंस का जो आंसर है कुछ और होना चाहिए या फिर डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। उसके साथ साथ कोशिश किया करें कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और लास्ट में एक बार एनालिसिस जरूर कर लिया करें कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हैं, ठीक है। बाकी जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं उन्हें आप लोग प्रॉपर अच्छे से करते रहिए, ठीक है। और इसमें केवल क्वेश्चंस और आंसर सॉल्व कर लेने से नहीं है, उससे प्रॉपर अच्छे से एनालिसिस किया करें। जो इसमें इसके जो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग को पता है कि सारे पीडीएफ जो है पेड ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए गए हैं और वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। बाकी जो भी इसमें देखिए, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को नया लगे या फिर जो भी फैक्ट इंपॉर्टेंट लगे उन्हें आप लोग नोट डाउन जरूर कर लिया करें, जिससे कि लास्ट समय में रिवीजन करने में कोई परेशानी ना हो। बाकी जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और यदि ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आर्थिक समृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन में वृद्धि को संदर्भित करता है। आर्थिक समृद्धि हमेशा आय का समान वितरण सुनिश्चित करता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला तो आपका सही है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि के बारे में यह समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को संदर्भित करता है। बात बिल्कुल सही। आर्थिक समृद्धि में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और इसी की संदर्भित करता है, जिसे हम आर्थिक समृद्धि के रूप में इंडिकेट करते हैं। बात बिल्कुल सही है। लेकिन आर्थिक समृद्धि हमेशा आय का समान वितरण सुनिश्चित करता है, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। आर्थिक समृद्धि जो है आय के समान वितरण को सुनिश्चित नहीं करता है, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो यह जो है जीडीपी या जीएनपी के संदर्भ में इसे मापा जाता है। इसके साथ साथ यह समान वितरण की गारंटी नहीं देता है। आर्थिक विकास का क्षेत्र है, यह असमानता बढ़ाने पर समृद्धि संभव हो सकती है। अगर यहाँ पे आर्थिक जो समानता है, आर्थिक विकास की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो सकता था, ठीक है। आर्थिक समानता में आय का समान वितरण सुनिश्चित करने का प्रावधान किया जाता है, ठीक है, न कि आर्थिक समृद्धि में। आर्थिक समृद्धि में जीडीपी में अगर वृद्धि हो रही है तो उसे हम आर्थिक समृद्धि मानेंगे। देखिए इसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें तो जैसे देखिए, अगर कृषि उत्पादन में वर्तमान समय में कृषि उत्पादन में हरित क्रांति के बाद कृषि उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है, तो इसे आर्थिक समृद्धि माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले भारत कृषि प्रोडक्ट का, कृषि वस्तुओं का निवल आयातक हुआ करता था और अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भारत खाद्यान्न वस्तुओं का आयात करता था। लेकिन वर्तमान समय में भारत में इतना उत्पादन होता है कि भारत जो है अपने घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ खाद्यान्न वस्तुओं का निर्यात भी करता है। लेकिन क्या जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ कृषि क्रांति के बाद या फिर हरित क्रांति के बाद खाद्यान्न उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बना, लेकिन क्या यह भारत में बेरोजगारी मतलब भूखमरी है इसको समाप्त करने में सफल हुआ है? ऐसा तो है नहीं कि वर्तमान समय में भारत में भूखमरी है ही नहीं। तो हरित क्रांति के बाद भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना, इसे हम आर्थिक समृद्धि मानेंगे, लेकिन इसे आर्थिक विकास नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि भारत जो है आर्थिक समानता नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि आज भी भारत में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बिना भोजन किए ही भूखे जो है सो रहे हैं। तो अगर हम भारत के हर एक व्यक्ति की, हर नीचे तबके से लेकर के ऊपर तबके के सबकी बात की जा रही है, अगर भारत अपने सभी नागरिकों की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अगर सक्षम नहीं है तो इसे आर्थिक विकास नहीं माना जाएगा, ठीक है। आर्थिक समानता माना जाएगा, ठीक है, सॉरी आर्थिक समृद्धि मानी जाएगी, लेकिन आर्थिक इसे समानता नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। भारत ने स्वतंत्रता के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को अपनाया। इसने निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को एक साथ काम करने की अनुमति दी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा
दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। भारत ने स्वतंत्रता के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया था, जिसके अंतर्गत पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की विशेषताएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जहाँ पे सरकारी उपक्रम के साथ साथ तथा सार्वजनिक उपक्रम के साथ साथ जो निजी क्षेत्र हैं दोनों एक दूसरे से मिलकर के कार्य करते हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं और आरेख की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित आर्थिक नियोजन घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। एलपीजी सुधार की शुरुआत, योजना आयोग का गठन, वाघूल समिति का गठन और पहली पंचवर्षीय योजना। इन सभी को क्रम से लगाना है, इन सभी को क्रम से लगाना है। अगर हम बात करें एलपीजी रिफॉर्म जो आया था, एलपीजी रिफॉर्म जो आपका उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो शुरुआत की गई थी वो 1991 में किया गया था। ठीक है, योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में, 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। वाघूल समिति का गठन 1987 में किया गया था, 1987 में वाघूल समिति का गठन। और पहली पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत की गई थी यह 1951 में किया गया था, जो 1951 से लेकर के 56 तक चला था। ठीक है, तो इसे क्रम से लगाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 4 3 1, 2 4 3 1। ठीक है, 2 4 3 1 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं को उनके फोकस क्षेत्र से मिलान कीजिए। पहली पंचवर्षीय योजना में क्या टारगेट रखा गया था? पहली पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इसमें कृषि एवं सिंचाई, कृषि एवं सिंचाई को महत्वपूर्ण, मतलब कृषि में निर्भरता प्राप्त करने को टारगेट रखा गया था। ठीक है, मतलब मुख्य रूप से इसमें कृषि क्षेत्र में विकास को वरीयता दी गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें, तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को लक्ष्य बनाया गया था। अर्थनिर्भरता मतलब अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता को लक्ष्य बनाया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का जो नारा है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और छठी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी सुधार पर फोकस किया गया। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें पहली पंचवर्षीय योजना, इसका समय 1951 से लेकर के 1956 तक था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर के 66 तक था। पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसका जो समय है 1974 से लेकर के 1979 तक था। ठीक है, और जो आपका छठा पंचवर्षीय योजना है इसका समय था 1980 से 1985 तक। ठीक है, 80 से 85 तक। तो इसका जो सही आंसर है वो 2 3 1 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 3 1 4 ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का हिस्सा है? एनसीएपी का हिस्सा कौन, ये आपको बताना है। PM 2.5 और PM 10 के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करना। PM 2.5 और PM 10 के लिए समयबद्ध कमी लक्ष्य निर्धारित करना। गैर प्राप्ति शहरों के लिए शहर विशिष्ट कार्य योजना बनाना। सभी जिलों में कृत्रिम वर्षा तकनीक का उपयोग करना। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर है, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, देखिए इसमें जो है PM 2.5 जो NCAP की घोषणा की गई थी। ठीक है, कब किया गया था? 2019 में, 2019 में इसकी घोषणा की गई थी। और इसके अंतर्गत यह लक्ष्य रखा गया था कि 122 गैर प्राप्ति शहरों में 2024 तक PM 2.5 और PM 10 के लिए जो समयबद्ध कमी निर्धारित करने की बात की गई थी। मतलब इसमें जो है 20 से लेकर के 30% कमी करने की बात की गई थी। तो पहला आपका सही हो जाएगा। गैर प्राप्ति शहरों के लिए शहर विशिष्ट कार्य योजना, इसके अंतर्गत जो है गैर प्राप्ति शहरों के लिए विशिष्ट योजना भी रखी गई थी 2024 तक, ये भी आपकी सही है। और सभी जिलों में कृत्रिम वर्षा तकनीक का उपयोग, ये सभी जिलों में कृत्रिम वर्षा तकनीक के उपयोग की बात नहीं की गई थी। ठीक है, मतलब कुछ जिलों में, ना कि सभी जिलों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये टारगेट कब तक रखा गया था? 2024 में, जो कि प्राप्त नहीं हो पाया है। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा ए। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समावेशी विकास करना था। 12वीं योजना भारत की आधिकारिक तौर पर स्वीकृत अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बारे में कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय 2007 से लेकर के 11 तक था, 11-12 तक। ठीक है, 7 से लेकर के 12 तक था। और इसमें तेज और अधिक समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसमें तेज और अधिक समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 2017 के बाद नीति आयोग ने 3 वार्षिक कार्य योजना को स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, तो दूसरा तो आपका सही हो जाएगा। लेकिन इसका उद्देश्य समावेशी विकास नहीं था। इसका उद्देश्य जो है तेज और अधिक समावेशी विकास लक्ष्य रखा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना की। तो जो सही आंसर है वो भी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। योजना आयोग को 2014 में समाप्त कर दिया गया। इसे उदार अर्थव्यवस्था के लिए
अनुपयुक्त माना गया था। इसे उदार अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त माना गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। योजना आयोग जिसे कमांड अर्थव्यवस्था के लिए डिजाइन किया गया था, 1991 के सुधारों के बाद यह पुराना हो गया था और 2014 में इसे सहकारी संघवाद, नवाचार और विकेंद्रीकृत योजना पर जोर देते हुए नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। ठीक है, सही आंसर ए हो जाएगा। मतलब 2014 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग लाया गया था। ठीक है, जो आपका कह सकते हैं कि जो विकेंद्रीकरण, जो संघवाद और सहकारी संघवाद को मुख्य रूप से क्या करता है, इंडिकेट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक योजना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? उद्योग के लिए अनिवार्य लक्ष्य, सभी उद्यमों का राज्य स्वामित्व, बाजार समन्वय के साथ योजना और अर्थव्यवस्था में राज्य की भागीदारी का अभाव। कौन सा विकल्प संकेतक योजना का सबसे अच्छे तरीके से वर्णन करता है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजार समन्वय के साथ योजना। संकेतक योजना यह बाध्यकारी लक्ष्यों के बिना व्यापक दिशा निर्देश प्रदान करता है। यह सरकारी प्रोत्साहन के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, यह जो है किसी भी सेक्टर में या किसी भी क्षेत्र को दबाव के माध्यम से अपने टारगेट को अचीव करने पर फोकस नहीं करता है, बल्कि मिल करके एक दूसरे से कोरिलेट करके, ठीक है, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने का मुख्य रूप से फोकस बनाता है, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र, दोनों के को मतलब कह सकते हैं कि दोनों की सहमति से, ठीक है, यह जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर क्या करता है, इंडिकेट करता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में लक्षित औसत वृद्धि, जो वार्षिक वृद्धि दर थी, वो क्या थी? 2.1, 3.6, 5% या फिर 7.6%। इसका सही आंसर हो जाएगा 2.1%। पहली पंचवर्षीय योजना जो कृषि और सिंचाई पर, जिसमें मुख्य रूप से जोर दिया गया था, इसमें लक्ष्य वृद्धि 2.1% वार्षिक सकल घरेलू था, जीडीपी की वृद्धि थी। प्राप्त वृद्धि दर 3.6 थी और शुद्ध घरेलू उत्पाद में 15% की वृद्धि देखने को मिली थी। ठीक है, इसमें टारगेट रखा गया कितना? 2.1%, लेकिन वास्तविक जो जीडीपी की वृद्धि प्राप्त हुई थी वो 3.6 प्राप्त हुई थी। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें जो शुद्ध घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर्ज किया गया था वो लगभग 15% दर्ज किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जलवायु वित्त शब्द को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? पेड़ लगाने के लिए नागरिकों से एकत्रित धन, हरित उद्योगों के लिए बैंकों द्वारा जारी ऋण, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए विकसित देशों से विकासशील देशों में वित्तीय प्रवाह, या फिर कार्बन ट्रेडिंग बाजारों द्वारा उत्पन्न लाभ। कौन सा विकल्प इसमें जलवायु वित्त शब्द को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए, फिर से कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गैर योजना व्यय है? राज्यों को अनुदान, रक्षा पर व्यय, पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय, या फिर नए सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश। कौन इसमें से गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा रक्षा पर व्यय। ठीक है, देखिए गैर योजनागत व्यय या आवर्ती प्रकृति के होते हैं, जैसे वेतन, सब्सिडी, ब्याज का भुगतान। रक्षा योजना व्यय या पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से क्या किया जाता था? पहले ही निर्धारित किया जाता था, जबकि गैर योजनागत व्यय जिसके लिए पहले योजना नहीं बनाई जाती थी। ठीक है, तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? या भारत सरकार के नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, या राज्यों को वित्तीय संसाधन आवंटित करता है? कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। नीति आयोग या नीति निर्माण, सहकारी संघवाद और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करता है। योजना आयोग के विपरीत यह धन आवंटित नहीं करता है, यह कार्य वित्त आयोग को हस्तांतरित कर दिया गया है। और नीति आयोग जो है, जो एक नवाचार के माध्यम से केंद्र और राज्यों में नवाचार के माध्यम से कैसे इकोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है या पर्यावरण के संदर्भ में कैसे सुधार किया जा सकता है, उसके साथ साथ सामाजिक सौहार्द और सामाजिक विकास सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हुए सामाजिक विकास को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, जो समाज में ऊंच नीच की खाई है उसको पाटने या फिर से असमानता को समाप्त करने में मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। ठीक है, बाकी वित्त का आवंटन जो है यह जब तक योजना आयोग था तब तक उसके माध्यम से किया जाता था, और अब वर्तमान समय में वित्त आयोग के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने मुख्य रूप से उत्पादकता में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए पूर्वी भारत पर ध्यान केंद्रित किया। हरित क्रांति के प्रमुख लाभ गेहूं के उत्पादन में देखने को मिला था। HIV हाइब्रिड जो बीज हैं, इनका उपयोग सभी प्रमुख फसलों और क्षेत्रों में समान रूप से अपनाया गया। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। फूड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा इसका सही है। हरित क्रांति 1960 के दशक में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य ध्यान जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। अर्थात कह सकते हैं कि हरित क्रांति के माध्यम से जो सबसे अधिक लाभ हुआ है वह पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला है। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है कि मुख्य रूप से उत्पादन में क्षेत्रीय समानता को दूर नहीं बल्कि इसने क्षेत्रीय समानता को क्या किया है, बढ़ाया है। और ऐसा क्यों हुआ, जैसे देखिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्पादन में वृद्धि हुई, यहाँ के किसान समृद्ध हुए, लेकिन अन्य जगहों पर इसका प्रभाव नकारात्मक रूप से पड़ा और वहाँ के जो किसान हैं जो पहले ही गरीब थे वो और गरीब होते गए। इससे सामाजिक असमानता में क्या हुआ, सामाजिक असमानता में वृद्धि हुआ था। तो पहला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। बाकी हरित क्रांति के जो प्रमुख लाभ देखने को मिले थे, गेहूं पे देखने को मिला, बात बिल्कुल ठीक है। और हाइब्रिड बीजों का उपयोग सभी प्रमुख फसलों और क्षेत्रों में समान रूप से किया गया था, यह भी गलत है। हाइब्रिड बीजों की अगर हम बात करें तो यह विशिष्ट फसलों के लिए ही या क्या किया गया था, और इसमें मुख्य रूप से जो गेहूं हो गया और चावल हो गया इन्हीं पर फोकस किया गया था, और इसमें भी मुख्य रूप से गेहूं पर किया गया था। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत समान तरीके से नहीं अपनाया गया था इसे, जैसे चावल, मोटे अनाज और दालों को इसका सीमित लाभ मिला था। बिहार, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे जो क्षेत्रीय खराब सिंचाई वाले क्षेत्र हैं, जो बुनियादी ढांचा के कारण और पिछड़ गए थे, जो पहले ही पिछड़े थे। ठीक है, जहाँ पे सिंचाई साधनों का विकास पहले अच्छी तरह से हुआ था, वहीं पर हरित क्रांति का प्रभाव जो है उल्लेखनीय रूप से, मतलब कह सकते हैं कि सकारात्मक रूप से देखने को मिला था। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए। दूसरा सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सुनिश्चित करता है कि किसानों को हमेशा बाजार मूल्य से अधिक मिले। एमएसपी एक कानूनी रूप से लागू मूल्य है जिसके नीचे भी व्यापारी कृषि उपज नहीं खरीद सकता है, जिसके नीचे कोई भी व्यापारी कृषि उपज को नहीं खरीद सकता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर जो है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर देखिए, इसमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है एमएसपी सरकार द्वारा घोषित की जाती है, जिसका उद्देश्य किसानों के लिए सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करना है। यह कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं होता है। यह जो है कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं होता, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। यह कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं होता है, और ऐसा कोई कानून नहीं है जो निजी व्यापारियों द्वारा एमएसपी पर अनिवार्य खरीद को क्या करे, अनिवार्य करे। ठीक है, तो यह जो है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करता है कि किसानों को हमेशा बाजार मूल्य से अधिक, हमेशा बाजार मूल्य से अधिक नहीं, देखिए यह बाजार मूल्य के बराबर हो सकता है और उससे अधिक हो सकता है। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को कभी भी एमएसपी से कम मूल्य पर एमएसपी से कम मूल्य जो है प्राप्त न हो। ठीक है, कम मूल्य प्राप्त न हो। बाकी जो बाजार मूल्य है यह हो सकता है, इसके ऊपर प्राप्त हो सकता है, एमएसपी से नीचे प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। सही आंसर इसका डी है, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, और अभी जैसे पंजाब में जो किसान विद्रोह किया गया था, किसान आंदोलन हुआ था, यह मुख्य रूप से जो हुआ था इसीलिए हुआ था कि एमएसपी को कानूनी मान्यता देने के लिए आंदोलन किया गया था कि सरकार द्वारा एमएसपी को कानूनी मान्यता दिया जाए, जबकि सरकार ने इसे कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित क्रांतियों को उनके संबंध में उनसे संबंधित उत्पादों से मिलान करना है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? देखिए बात करें अगर नीली क्रांति, इसका संबंध है मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन या फिर जलीय कृषि से संबंधित है। ठीक है, और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, ये भी अगर पूछ ले तो डॉक्टर हीरालाल चौधरी द्वारा हरित नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड या दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। ठीक है, और इसकी शुरुआत वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में इसका शुरुआत किया गया था। स्वर्ण क्रांति या बागवानी विशेष रूप से फल, सब्जियों और शहद को बढ़ावा देने, अर्थात कह सकते हैं कि इनके उत्पादन से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। ठीक है, स्वर्ण क्रांति जो है इसका संबंध है बागवानी उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति, और सबसे पहले पीली क्रांति की जो घोषणा की गई थी 1980 में। ठीक है, शुरुआत हुई थी 1980 में। इसका जो सही आंसर है वो आपका 4132 ये हो जाएगा, 4132। निम्नलिखित कृषि पहलों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, पीएम किसान योजना, एमएसपी की शुरुआत और ऑपरेशन ग्रीन, इन सभी को क्रम से लगाना है। ठीक है, इन सभी को क्रम से लगाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई थी 2007 में। 2007 में इसका शुरुआत किया गया था। पीएम किसान योजना की शुरुआत, प्रधानमंत्री किसान योजना या पीएम किसान योजना की जो शुरुआत की गई थी यह 2019 में किया गया था। 2019 में किया गया था। एमएसपी की शुरुआत कब की गई थी? एमएसपी की शुरुआत वही हरित क्रांति के बाद किसानों को जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें वृद्धि करने के लिए और अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए
प्रोत्साहित करने के लिए एमएसपी की क्या की गई थी, घोषणा की गई थी और यह किया गया था 1966-67 में। ठीक है, 1966-67 में। ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत कब की गई थी? देखिए जो प्याज टमाटर और आलू है जो आपके टॉप, ठीक है टॉप, इनके जो मूल्य है, इनके मूल्य में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव न हो, इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत जो है 2018 में हुआ था, 2018 में। ठीक है, इसका जो सही आंसर क्रम से लगाना है वो हो जाएगा 3142, ऑप्शन ए 3142। निम्नलिखित में से कौन कृषि विपणन की अवधारणा को सही ढंग से समझाता है? केवल किसानों द्वारा सरकारी एजेंसियों को उपज की बिक्री, खेत से उपभोक्ता तक कृषि उपज की आवाजाही में शामिल सभी गतिविधियां, सरकार द्वारा एपीएमसी मंडियों की स्थापना और कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी द्वारा कृषि फसलों के लिए मूल्य तय करने की प्रक्रिया। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, खेत में उपभोक्ता तथा कृषि उपज की आवाजाही में शामिल सभी गतिविधियां। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए कृषि विपणन में भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग हो गया, मानकीकरण, ग्रेडिंग और बिक्री, इन सभी को संयुक्त रूप से कृषि विपणन के अंतर्गत शामिल किया जाता है और यह केवल मूल्य निर्धारण या एपीएमसी संचालन से कहीं अधिक, इससे जो है कहीं अधिक व्यापक है। यह मूल्य में उतार चढ़ाव, बिचौलियों के शोषण और कटाई के बाद नुकसान जैसे जो चुनौतियां हैं इनका समाधान भी करता है। तो सही आंसर बी हो जाएगा इसका। भारत में कृषि ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि में संस्थागत ऋण का हिस्सा गैर संस्थागत ऋण से अधिक है। सहकारी बैंक भारत में कृषि ऋण का सबसे बड़ा स्रोत है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर ये है, पहला आपका सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत है। देखिए कुछ वर्षों में किसान क्रेडिट कार्ड, ब्याज अनुदान और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मापदंडों जैसी योजनाओं के कारण संस्थागत ऋण, ठीक है, जो वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी और सहकारी समितियों के माध्यम से जो दिया जाता है, इसमें वृद्धि हुई है। लेकिन विशेष रूप से 2000 के बाद, 2000 ईस्वी के बाद सहकारी समितियां नहीं बल्कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सबसे बड़े प्रदाता के रूप में उभर करके सामने आए हैं और सहकारी समितियों की पहुंच सीमित है और उन्हें पूंजीगत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो सही आंसर आपका पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। सहकारी बैंक भारत में कृषि ऋण का सबसे बड़ा स्रोत नहीं बल्कि जो आपके वाणिज्यिक बैंक हैं यह सबसे बड़ा कृषि ऋण के प्रदाता है। ठीक है, सही आंसर इसका ए है। पीएम किसान योजना के बारे में देखिए, प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वर्ष 6000 रुपये दिया जाता है। सभी भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये, खेती योग्य भूमि के मालिक सभी किसानों को 6000 रुपये दिया जाता है। केवल सीमांत और छोटे किसानों को 6000 रुपये दिया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर जो है वो आपका, इसका जो सही आंसर है ये BDC कहाँ गया? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है इसके अंतर्गत सभी भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये दिया जाता है। देखिए इसमें जो है प्रत्येक किसान को प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत भूमि धारक किसान को 3 किस्तों में 6000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है, चाहे उनकी भूमि का आकार कुछ भी हो। ठीक है, पहले इसका जो है 2 हेक्टेयर तक था, लेकिन वर्तमान समय में इसका दायरा बढ़ा करके उनके पास भूमि कितना भी हो उन्हें जो है 6000 रुपये वार्षिक तौर पर दिया जाएगा, 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये में। ठीक है, तो इसमें कोई सा भी विकल्प सही है, ये ऑप्शन ही गलत है, गायब है इसमें से। ठीक है, इसमें जो है चाहे आपके पास भूमि कितना हो, 1 हेक्टेयर हो या 10 हेक्टेयर हो, उन सभी किसानों को 6000 रुपये वार्षिक दिया जाएगा। ठीक है, और स्टार्टिंग में यह केवल सीमांत और छोटे किसानों तक सीमित था, लेकिन बाद में इसका दायरा बढ़ा दिया गया। मॉडल एपीएमसी अधिनियम 2003 के बारे में देखिए, कौन से सुधार की सिफारिश इसके द्वारा की गई थी? अनुबंध खेती का वैधीकरण, अनुबंध खेती अर्थात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होती है उसका वैधीकरण करना, किसानों द्वारा उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष विपणन, निजी मंडियों में प्रतिबंध। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन है, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। निजी मंडियों पर प्रतिबंध, इसकी सिफारिश नहीं की गई थी। ठीक है, सही आंसर इसका ये है। नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2024 के बारे में देखिए, सतत विकास संकेतकों में कौन सा भारतीय राज्य सर्वोच्च नंबर या पहले नंबर पे आता है? केरल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु? इसका सही आंसर ऑप्शन है केरल हो जाएगा। ठीक है, देखिए केरल स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता, स्वच्छता और स्वच्छ ऊर्जा पहुंच में अपनी उपलब्धियों के कारण पहले स्थान पर है। ठीक है, ऑप्शन ए। फसल बीमा योजनाओं से छोटे और सीमांत किसानों को सबसे अधिक लाभ होता है। फसल विफलता के कारण होने वाले नुकसान से उबरने के लिए उनमें लचीलेपन की कमी नहीं होती है। इसका सही आंसर क्या है?
इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका गलत है। देखिए, छोटे और सीमांत किसान एक ही फसल के मौसम पर निर्भर होते हैं और बचत के अभाव और बीमा जागरूकता की कमी के कारण फसल विफलताओं के दौरान असमान रूप से पीड़ित होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है इन्हीं के ऊपर देखने को मिलता है। और इसके अंतर्गत जो आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसका उद्देश्य ऐसे मामलों में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है, फसल विफलता के कारण होने वाले नुकसान से उबरने के लिए उनमें लचीलेपन की कमी नहीं, लचीलेपन पाया जाता है। ठीक है, तो पहला तो आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित योजनाओं को उनके उद्देश्य से सम्मिलित कीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी अगर हम बात करें तो यह जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, यह बीमा से संबंधित है, किससे, फसल बीमा से। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना, यह जो है किसान ऊर्जा सुरक्षा सोलर पंप से संबंधित है। ठीक है, सौर सिंचाई पंप। SHC योजना, SHC योजना अर्थात ये जो है मृदा स्वास्थ्य निगरानी, अर्थात SHC मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात करें तो यह जो है मृदा स्वास्थ्य निगरानी की बात करता है। इनाम या डिजिटल कृषि बाजार क्या करता है, मुहैया कराता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 3, 1, 4, ऑप्शन है 2, 3, 1, 4। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? नीति आयोग, टास्क फोर्स, अशोक दलवाई समिति, स्वामीनाथन समिति या फिर CACB, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यह प्रस्तावित किया गया था अशोक दलवाई समिति द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अशोक दलवाई समिति जो किसानों की आय है उसको दोगुना करने के लिए अशोक दलवाई समिति का गठन किया गया था और इसी के द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना। और इसका दोगुना करने के लिए जो कुछ सुझाव दिए गए थे, जैसे उत्पादकता में वृद्धि करना, कृषि का विविधीकरण करना, सिंचाई साधनों का समुचित विकास करना, विपणन में सुधार करना, डिजिटल कृषि बुनियादी ढांचे पर जोर देना और किसानों को बाजार तक सुलभ पहुंच सुनिश्चित करना, यह जो है मुख्य रूप से इनके द्वारा सब कुछ सुझाव दिए गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए जिस समिति का गठन किया गया था वो है आपका अशोक दलवाई समिति। सही आंसर बी हो जाएगा। 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प के बारे में देखिए। इसने राज्य की भागीदारी की डिग्री के आधार पर उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। इसने अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयों पर निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी। इसने भारत में समाज के समाजवादी स्वरूप की नींव रखी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है। इस दूसरे में क्या कह रहा है? इसने अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयों पर निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी, आपका गलत है। ठीक है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत अगर हम देखें औद्योगिक नीति जो 1956 में घोषित किया गया था, पहली औद्योगिक नीति, इसके अंतर्गत उद्योगों को अनुसूची विशेष ए राज्य अधिकार, अनुसूची बी राज्य निजी क्षेत्र और अनुसूची सी निजी क्षेत्र के लिए खुला छोड़ दिया गया था। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि नीति में सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी, न कि निजी क्षेत्र को। ठीक है, और यह वैचारिक रूप से समाजवादी सिद्धांत के साथ संरेखित किया गया था। भारी बुनियादी उद्योगों के लिए राज्य नियंत्रण पर जोर दिया गया था। जैसे भारी बुनियादी अगर उद्योगों की स्थापना करनी है तो उसमें मुख्य रूप से राज्यों पर फोकस किया गया था। ठीक है, सही आंसर बी हो जाएगा। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। भारत के औद्योगिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नई औद्योगिक नीति और MRTP अधिनियम का विनिर्माण में FDI की शुरुआत और मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत, इन सभी को क्रम से लगाना है, इन सभी को क्रम से लगाना है। देखिए नई औद्योगिक नीति की जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत की गई थी 1991 में, वही जो आपका LPG रिफॉर्म आया था। ठीक है, बाकी MRTP अधिनियम का जो शुरुआत किया गया था, फिर इसका जो विनियमन किया गया था, यह किया गया था 1980 में। ठीक है, उसके बाद आपका विनिर्माण में FDI की शुरुआत, विनिर्माण क्षेत्र में FDI की जो शुरुआत की गई थी, विनिर्माण क्षेत्र में FDI की जो शुरुआत की गई थी, ये भी LPG रिफॉर्म आने के बाद अर्थात 1991 में ही किया गया था। और मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 में किया गया था। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो 2, 1, 3, 4 हो जाएगा। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन है। निम्नलिखित कौन से संबंधित जो सरकारी पहल हैं उनसे मिलान करना है। औद्योगिक गलियारे यह किसका पार्ट है? औद्योगिक गलियारे की अगर हम बात करें, यह पार्ट है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। ठीक है, MSME क्षेत्र का संबंध है उद्यम पोर्टल से। अवसंरचना वित्त का जो संबंध है वो राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्त पोषण बैंक अर्थात नाफेड से संबंधित है। और कौशल क्षेत्र या कौशल भारत से, ठीक है, कौशल विकास से संबंधित है। ठीक, इसका जो सही आंसर है वो आपका 4, 2, 3, 1 ऑप्शन हो जाएगा। 4, 2, 3, 1। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक निजी भागीदारी ट्रिपल पी में
बिल्ड ऑपरेटेड ट्रांसफर बीओटी मॉडल की सबसे उपयुक्त विशेषता है। सार्वजनिक क्षेत्र अस्थायी रूप से परियोजना का निर्माण और संचालन करता है। निजी इकाई अस्थायी रूप से परिसंपत्ति का निर्माण और रखरखाव करता है। निजी इकाई निर्माण करती है, एक निश्चित अवधि के लिए संचालन करती है और फिर परिसंपत्ति को सरकार को हस्तांतरित कर देती है। सरकार पूरे जीवन चक्र में परियोजना का स्वामित्व रखता है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। इसका सही आंसर सी है। निजी इकाई निर्माण करती है, एक निश्चित अवधि के लिए संचालन करती है और उसके बाद जो परिसंपत्ति है वो सरकार को हस्तांतरित कर देती है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। बिजली को कोर सेक्टर उद्योगों में शामिल किया गया है। इसे बताना है कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा, कौन सा कथन सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। आईआईपी की बात करें तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसयू द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कह रहा है कि आईपी वाणिज्य उद्योग मंत्रालय नहीं बल्कि एनएसयू द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक, तो पहला गलत हो जाएगा। और बिजली को कोर सेक्टर के अंतर्गत रखा गया है, बात बिल्कुल सही है। कोर सेक्टर के अंतर्गत टोटल 8 ऐसे उद्योग हैं, टोटल 8 ऐसे उद्योग हैं जिनको कोर सेक्टर के अंतर्गत रखा गया है। और यह कौन कौन से इनकी अगर हम बात करें तो यह आपकी कोयला है, कोयला है। ये क्वेश्चन बन जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है कि कोर सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन सा सेक्टर आता है। ठीक है, और इसमें आपका बिजली हो गया, बिजली हो गया। ठीक, कच्चा तेल, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस। ठीक है, रिफाइनरी उत्पाद, रिफाइनरी उत्पाद हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका उर्वरक, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट हो गया। ठीक है, कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये सभी जो है आपके कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन है, कोयला, बिजली, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात और सीमेंट, ये सभी कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। जिसमें सबसे कम भारांश किसका है, उर्वरक का भारांश सबसे कम है। और सबसे अधिक भारांश अगर पूछ ले तो इसमें जो सबसे अधिक भारांश है जो आपका कच्चा तेल है, इसका भारांश सबसे अधिक है। ठीक है, याद रखिएगा, ये 8 कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। भारत का औद्योगिक क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में रोजगार में अधिक योगदान देता है। भारतीय जो उद्योग है प्रकृति में पूंजी गहन है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा, इसका सही आंसर सी है। पहला आपका गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। भारत का औद्योगिक क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 25 से लेकर के 27%, 25 से लेकर के 27% का योगदान देता है, लेकिन केवल 24% कार्यबल को रोजगार उपलब्ध कराता है। ठीक है, जैसे जीडीपी में इसका योगदान कितना है, 24 से 27%, लेकिन अगर रोजगार की बात किया जाए तो यह कितना है, बस 24% लोगों को ही रोजगार देता है। इसमें क्या कह रहा है कि भारत का औद्योगिक क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में रोजगार में अधिक योगदान देता है, यह गलत है। सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है, 25 से लेकर के 27%, और रोजगार के मामले में 19-24% यह रोजगार देता है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। बाकी भारतीय उद्योग प्रकृति में पूंजी गहन है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये पूंजी गहन, जैसे यह क्षेत्र पूंजी प्रधान है क्योंकि कृषि की तरह श्रम प्रधान नहीं है, इसलिए दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में 8 मुख्य उद्योगों का हिस्सा नहीं है। देखिए अभी ऊपर बताया गया और नीचे क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, कि 8 जो कोर सेक्टर है उसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। उर्वरक आता है, बिजली आता है, सीमेंट आता है, कपड़ा नहीं आता है। सही आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया पहल का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को सकल घरेलू उत्पाद के 25% तक बढ़ाना, कृषि में आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना, व्यापार करने में आसानी में सुधार करना, व्यापार करने में आसानी में सुधार करना, रक्षा और रेलवे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एफडीआई को आकर्षित करना। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। देखिए इसका सही आंसर भी हो जाएगा, कृषि में आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह जो है कृषि आयात प्रतिस्थापन, इसका फोकस नहीं है बल्कि इसे अलग कृषि व्यापार नीतियों के तहत संभाला जाता है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है। निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों को उनके प्राथमिक उद्योग से मिलान करिए। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, इसकी अगर हम बात करें तो यह आपके इस्पात एवं कोयला, यह जो है इस्पात या अर्थात स्टील एवं कोयला से संबंधित है। छोटा नागपुर पठार, जहाँ पे मुख्य रूप से बोकारो, जमशेदपुर से समय जहाँ पे स्टील का उत्पादन होता है।
मुंबई पुणे बेल्ट की बात करें, मुंबई पुणे बेल्ट जो है यह टेक्सटाइल फॉर्म से संबंधित है, सूती कपड़ा या फिर ऑटो फॉर्म से संबंधित है, पुणे मुंबई बेल्ट। ठीक है, पुणे मुंबई बेल्ट। बाकी आपका बेंगलुरु की बात करें, बेंगलुरु जिसे आईटी हब, आईटी सेक्टर का मतलब भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, और अहमदाबाद कपास और रसायन से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वह 3, 2, 1, 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की लॉजिस्टिक्स लागत वैश्विक स्तर पर सबसे कम है। गति शक्ति मास्टर प्लान का उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचे के माध्यम से परिवहन और आर्थिक क्षेत्रों को एकीकृत करना है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है, पहला गलत हो जाएगा। भारत की लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद का 13 से 14% है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। ठीक है, न कि कम है, दुनिया में सबसे अधिक है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सबसे अधिक है, और इसमें चीन का जो है, चीन की लागत कितनी है? लगभग 8% है। और भारत की लॉजिस्टिक लागत कितनी है? भारत की जो लॉजिस्टिक लागत है लगभग 13 से लेकर के 14% है, जो विश्व में सबसे अधिक है। पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, और गति शक्ति जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो वास्तविक समय में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने, उनकी निगरानी करने के लिए 16 मंत्रालयों का एकीकृत करना, मतलब 16 मंत्रालयों के माध्यम से ये गति शक्ति जो मास्टर प्लान है इसको क्या किया जाता है? इसका मतलब कह सकते हैं इसका निर्धारण किया जाता है या फिर इसकी निगरानी की जाती है। ठीक है, इस पर नज़र रखा जाता है। ठीक है, किस मंत्रालय? टोटल 16 मंत्रालय हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति है? रक्षा उत्पादन, रेलवे अवसंरचना, पेट्रोलियम शोधन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रेलवे अवसंरचना में 100% एफडीआई की अनुमति है। ठीक है, 100% एफडीआई की अनुमति है। सही आंसर इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। बाकी अगर हम अन्य की बात करें तो देखिए जो रक्षा उत्पाद है इसमें 49% एफडीआई की अनुमति है, और पेट्रोलियम में 74%। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, भारत में औद्योगिक विवाद अधिनियम मुख्य रूप से निम्नलिखित किसके लिए लागू किया गया था? औद्योगिक विवाद अधिनियम निर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना, कारखानों के श्रमिकों को बीमा प्रदान करना, नियोक्ता कर्मचारी संबंधों में निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना, या फिर बड़े पैमाने के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नियोक्ता कर्मचारी संबंध में निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी। भारत में सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान करता है, लेकिन कृषि की तुलना में रोजगार में कम योगदान देता है। भारत के निर्यात में सेवा क्षेत्र का हिस्सा विनिर्माण की तुलना में काफ़ी कम है। वित्तीय सेवाएं, संचार और आईटी तृतीय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी। पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। भारत के निर्यात में सेवा क्षेत्र का हिस्सा विनिर्माण की तुलना में काफ़ी कम है। देखिए, भारत के निर्यात में सबसे अधिक जो योगदान है सेवा क्षेत्र का ही है। ठीक है, सेवा क्षेत्र का ही है। और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी की हम बात करें तो वर्तमान समय में यह 45 से 50% है। 45 से लेकर के 50% योगदान सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, और विनिर्माण की अगर हम बात करें तो इसका शायद 26 से 27% है। ठीक, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला तीसरा सही है। निम्नलिखित स्टार्टअप पहलों को उनके उद्देश्यों से मिलान कीजिए। स्टार्टअप इंडिया इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में, और इसकी अगर हम बात करें तो यह आयकर छूट से संबंधित है। ठीक है, आयकर छूट से संबंधित है स्टार्टअप इंडिया। ठीक, आयकर छूट हो गया, स्वप्रमाणन और समान पेटेंट प्रक्रिया को प्रदान करने से संबंधित है स्टार्टअप इंडिया। शुरुआत कब किया गया था? 2016 में, ये भी याद रखिएगा। डिजिटल इंडिया की बात करें, यह ब्रॉडबैंड, ई गवर्नेंस और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, गाँव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सही हो जाएगा। और स्टैंड अप इंडिया की बात करें, स्टैंड अप इंडिया जो है यह SC ST और महिला उद्यमियों को बैंक ऋण मतलब संस्थागत ऋण सुनिश्चित करना, जिससे कि वो भी इकोनॉमी में बढ़ चढ़ के योगदान दे सके, और महिलाओं की इकोनॉमी में कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में भागीदारी को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। मुख्य रूप से महिला और जो SC ST कम्युनिटी की महिलाएं हैं उनसे रिलेटेड है। तो ये हो जाएगा आपका अटल इनोवेशन मिशन या स्कूल स्तरीय नवाचार पारिस्थितिक तंत्र का विकास करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित पर्यटन संबंधी योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित। प्रसाद योजना, स्वदेश दर्शन योजना, देखो अपना देश और अतुल्य भारत 2.0। इन सभी को क्रम से लगाना है, ठीक है।
प्रसाद योजना की बात करें, प्रसाद योजना की शुरुआत की गई थी 2015 में। 2015 में इसका शुरुआत किया गया तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन के लिए। ठीक। स्वदेश दर्शन योजना का शुरुआत, स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत जो है यह की गई थी 2014-15 में, 2014-15 में। ठीक है। देखो अपना देश पहल, देखो अपना देश पहल की शुरुआत 2020 में, और अतुल्य भारत 2.0 इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन है, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन है। भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय विकासशील देशों में सबसे कम है। भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का 5% से अधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि यह जो है 5% नहीं, 5% खर्च करने की बात की गई थी कि भारत द्वारा जीडीपी का 5% खर्च किया जाएगा। वर्तमान समय में यह जो खर्च है जीडीपी का, वह अगर हम बात करें तो यह लगभग 1 से 2% के आसपास है। ठीक है, 1 से 2%, शायद 2.1% है, 2.1% बजट 2025-26 के अकॉर्डिंग। और भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय विकासशील देशों में सबसे अधिक है, यह भी गलत है आपका। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें बात करें तो ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका ये भी विकासशील देश के अंतर्गत आते हैं और इनका स्वास्थ्य खर्च जो है भारत से कहीं अधिक है। ठीक है, सही आंसर इसका जो है वो डी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। भारत में गिग इकोनॉमी शब्द की सही व्याख्या कौन कर रहा है? गिग इकोनॉमी, देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित अल्पकालिक अनुबंध या जो फ्रीलांस नौकरी होती है उसे गिग इकोनॉमी के अंतर्गत रखा जाता है। सही आंसर सी हो जाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के बारे में देखिए, कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड जारी करना। यह आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा लाभों को टेलीमेडिसिन सेवाओं के साथ एकीकृत करता है। ABDM को इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? फूड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, फूड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत ABDM को इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए ABDM को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, न कि आपका इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र HWC को सही ढंग से परिभाषित करता है? देखिए इसका हो जाएगा आपका व्यापक प्राथमिक देखभाल प्रदान करने वाले उन्नत प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करना। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। पर्यटन भारत के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा अर्जन में से एक है। भारत का अधिकांश पर्यटन राजस्व धार्मिक स्थलों पर जाने वाले विदेशी पर्यटकों से प्राप्त होता है। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला आपका सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत में अगर हम बात करें तो पर्यटन लगभग $30 बिलियन से अधिक विदेशी मुद्रा का योगदान देता है। ठीक है, धार्मिक पर्यटन ज़्यादातर घरेलू हैं। विदेशी पर्यटन जो है यह विरासत, कल्याण, संस्कृति और जो इको पर्यटन है, जो भारत के मोनूमेंट्स वगैरह हैं जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला, या फिर से अन्य जो फेमस आर्किटेक्ट वगैरह हैं, यहाँ से जो है विदेशी पर्यटन आते हैं यहाँ पर। बाकी जो धार्मिक स्थलों पे पर्यटन जाते हैं पर्यटक, वो सभी जो है घरेलू पर्यटक धार्मिक स्थलों पे ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, जबकि विदेशी पर्यटक सभी जो है ऐतिहासिक कलात्मक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर जो है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पहला आपका सही, दूसरा गलत है। निम्नलिखित डिजिटल पोर्टलों को उनके कार्यों से मिलान करना है। ई-संजीवनी पोर्टल, ई-संजीवनी पोर्टल यह निःशुल्क टेली परामर्श मंच प्रदान करता है, निःशुल्क टेली परामर्श जो है प्रदान करता है। ठीक है, और जो आपका NAH पोर्टल है, NAH पोर्टल यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत का प्रबंध कार्यालय है, आयुष्मान भारत का प्रबंध कार्यालय है। उद्यम सहायता जो है यह अनौपचारिक उद्यमों को डीम्ड के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देता है। ठीक है, MSME मान्यता। और चाह पोर्टल किशोरों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या करता है? तैयार करता है। सही आंसर मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है चाह पोर्टल। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सूर्योदय क्षेत्र शब्द को सबसे अच्छी तरह से समझाता है? घटती वृद्धि वाला एक पारंपरिक क्षेत्र, तीव्र वृद्धि और निवेश की संभावना वाला एक क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जो पूरी तरह से सरकारी सब्सिडी पर निर्भर है,
या शून्य रोजगार सृजन वाला एक क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा तीव्र वृद्धि और निवेश की संभावना वाला एक क्षेत्र, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। भारत के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में देखिए, कौशल भारत मिशन शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और PMKVI बेरोजगार युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका यह जो है भारत का लक्ष्य 2030 तक विश्व की कौशल राजधानी बनना है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? फूड के हिसाब से बताना है आपको, सही आंसर का चयन करना और वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तीसरा सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और पहला गलत क्यों है? क्योंकि कौशल भारत जो है यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, कौशल भारत और उद्यमिता मंत्रालय के, न कि शिक्षा मंत्रालय के। तो पहला गलत हो जाएगा, बाकी दूसरा तीसरा सही है। भारत में टेलीमेडिसिन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन चुनौतियों का समाधान करती है? टेलीमेडिसिन भारत में किन चुनौतियों का समाधान करती है? ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा विशेषज्ञों को पहुंचाना। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के बारे में देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के बारे में। आरबीआई भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र प्राधिकरण है। आरबीआई सहकारी बैंकों और एनबीएफसी को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। आरबीआई केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को तय करता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य किसके द्वारा तय किया जाता है? राजकोषीय घाटे के लक्ष्य की अगर हम बात करें तो यह वित्त मंत्रालय द्वारा तय किया जाता है मौद्रिक नीति के माध्यम से। ठीक है, न कि आरबीआई द्वारा। निम्नलिखित मौद्रिक उपकरणों का अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव से मिलान करना है। रेपो दर या आरबीआई से बैंकों को अल्पकालिक ऋण उधार लेने की क्या देता है? अनुमति देता है। ठीक है, बैंकों को उच्च लागत पर उपलब्ध जो धन है यह रेपो दर पे प्राप्त होता है। सीआरआर की बात करें, कैश रिजर्व रेशियो, यह एनडीटीएल का हिस्सा है जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बैंकों की कुल पूंजी राशि या कुल जमा राशि का वह हिस्सा जो बैंक अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास रखते हैं जो अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाता है, जिसका कहने का मतलब क्या है कि उसका उपयोग किसी भी उद्देश्य से नहीं किया जा सकता है, उसे हम सीआरआर कहते हैं। ठीक है, और यह एसएलआर जो बैंक अपने पास रखते हैं सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, या कह सकते हैं कि सरकारी प्रतिभूतियों में एसएलआर के माध्यम से करते हैं। ठीक है, ये एसएलआर के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। ठीक, और इसमें क्या है कि एसएलआर के रूप में जो धन रखी जाती है वो बैंक अनिवार्य रूप से अपने पास रखते हैं अपने कुल पूंजी जमा राशि से निकाल करके, और एसएलआर के रूप में जो धन रखा जाता है उसमें जो वरीयता है वो सरकारी प्रतिभूति को वरीयता दी जाती है, क्योंकि सरकारी प्रतिभूति खरीद करके यह जो रखा जाता है इस पर एक ब्याज की प्राप्ति होती है, जिससे कि एसएलआर रखने के बाद ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। और रिवर्स रेपो दर जो है तरलता को बढ़ाता है। ठीक है, तरलता को बढ़ाता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2134, सॉरी 2131, 2134। ठीक है, सही है 2134, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? यूपीआई के बारे में कौन सा विकल्प सही है? मोबाइल ऐप के माध्यम से अंतर बैंकिंग लेन देन की अनुमति देने वाली एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है। सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित बैंकिंग सुधारों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नाबार्ड का गठन, बचत ब्याज दरों का विनियमन और जनधन योजना का शुभारंभ, इन सभी को क्रम से लगाना है। इन सभी को क्रम से लगाना है। देखिए, बैंकों का जो पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था वह 1969 में हुआ था। ठीक है, नाबार्ड का स्थापना कब किया गया था? नाबार्ड का जो गठन किया गया था यह 1982 में हुआ था, 1982 में। और बचत ब्याज दरों का विनियमन आरबीआई द्वारा किया गया था 2011 में। और जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? जनधन योजना की शुरुआत की गई थी वित्तीय समावेशन के लिए 2014 में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन ए। आरबीआई मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए रेपो दर बढ़ा सकती है या बढ़ाती है? उच्च रेपो दर बैंकों को उधार लेने से हतोत्साहित करती है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम करती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करते हैं। अगर रेपो दर में वृद्धि होती है तो पहले मान लीजिए बैंक आरबीआई से 5% ब्याज पर ऋण प्राप्त करते थे। अगर इसमें वृद्धि हो जाए और यह 7% ब्याज पर प्राप्त करेंगे तो जो यह ऋण लेंगे आरबीआई से उस पर जो ब्याज देना होगा वो 7% देना होगा। ठीक है,
तो यह जो ऋण लेंगे वो कम से कम लेंगे, और इनके द्वारा जो ऋण लिया जाता है वह ऋण इकोनॉमी में फिर जो अन्य मतलब कह सकते हैं क्या है, अन्य जो लोग हैं, ठीक है, जो लोग हैं, जो ग्राहक हैं, उनको आगे ऋण ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अगर इनको ऋण जो है महंगे दर पे मिलेगा तो यह आगे भी महंगे दर पे देंगे, इससे जो लोग हैं वो भी ऋण कम लेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा का प्रवाह है वो धीरे धीरे कम होगा और जो मुद्रास्फीति है वो नीचे आएगी। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आरेखीय सही व्याख्या करता है। बजट 25-26 के अनुसार जनधन योजना के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह सभी खाता धारकों को मासिक नगद हस्तांतरण प्रदान करता है। इस योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए और यह केवल गरीब रेखा से नीचे ग्रामीण महिलाओं पर लागू होता है। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। 50 करोड़ से अधिक खाते खोले गए, आपका सही है। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना जनवरी 2025 तक इसमें जो जमा राशि है वह 2.46 लाख करोड़ रुपये हो गया था। यह शून्य शेष खाता जो रुपए कार्ड ओवरड्राफ्ट प्रदान करता है और इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक प्रणाली का हिस्सा नहीं माना जाता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और लघु वित्त बैंक। किसे इसमें से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का हिस्सा नहीं माना जाता है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन NBFC, जो नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं। ठीक है, ऑप्शन सी NBFC। निम्नलिखित वित्तीय समावेशन उपकरणों का उनके उद्देश्य से मिलान कीजिए। इनके उद्देश्य से मिलान करना है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें PMJDY, यह जो है सभी के लिए बुनियादी खाता सुनिश्चित करता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, और PM जो आपका SBA निधि योजना है, यह अगर हम बात करें यह स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण प्रदान करता है। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर को ऋण प्रदान करता है। भीम ऐप जो UPI आधारित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देता है और मुद्रा योजना छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान करता है। और मुद्रा योजना के अंतर्गत जो उद्यमी है इनको 3 भागों में बांटा गया है, शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। NBFC के बारे में देखिए, NBFC वाणिज्यिक बैंकों की तरह डिमांड डिपॉजिट स्वीकार कर सकती है। NBFC को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत विनियमित किया जाता है और NBFC बैंकिंग रहित क्षेत्रों को ऋण वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तीसरा तो सही है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, NBFC मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती है, तो यह जो है डिमांड डिपॉजिट स्वीकार कर सकते था, डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती, मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती है। उसके साथ साथ RBI अधिनियम 1934 के तहत विनियमित होता है, न कि बैंकिंग अधिनियम के तहत। ठीक है, इसे जो विनियमित किया जाता है वह RBI अधिनियम 1934 के तहत किया जाता है। ठीक है, तो पहला दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा सही है। उच्च वैधानिक तरलता अनुपात या SLR बैंकों द्वारा जनता को प्रदान किए जाने वाले ऋण की मात्रा को कम करता है। उच्च SLR बैंकों को सोने और सरकारी प्रतिभूतियों जैसे तरल संपत्तियों में अधिक धन रखने के लिए बाध्य करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, जैसे SLR में जो अगर वृद्धि होगी तो बैंक अपनी कुल पूंजी जमा राशि से अधिक पैसा निकाल करके बैंक में रखेंगे और जिनका उपयोग वह किसी भी लेन देन के उद्देश्य से नहीं करेंगे तो इनके पास धन की कमी होगी तो यह अन्य उपभोक्ताओं को जो ऋण देंगे वो कम देंगे, तो इकोनॉमी में जो है जनता के पास ऋण की मात्रा कम होगी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और उच्च SLR, अगर SLR ज़्यादा है तो यह पैसे के रूप में तो रखेंगे नहीं। अगर पैसे के रूप में रखा जाता है, जैसे मान लीजिए SLR जो है इनकी कुल जमा राशि का 5% है। ठीक है, 5% है। ठीक, और यह 5% SLR धन के रूप में रखेंगे तो यह धन में तो वृद्धि होगी नहीं, लेकिन यही SLR अगर रुपए के रूप में न रख करके यह सोने के रूप में रखें तो सोने के मूल्य में तो निरंतर वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में इसका जो रखा गया पैसा है उसमें भी वृद्धि होगी। या फिर से जो सरकारी प्रतिभूति हैं उसमें अगर निवेश करके रखेंगे तो सरकारी प्रतिभूति पर ब्याज भी मिलेगा। तो यह SLR के रूप में बैंकों द्वारा जो वरीयता दी जाती है वह सबसे अधिक यह सरकारी प्रतिभूति को वरीयता देते हैं, उसके बाद जो सोना वगैरह है इनको वरीयता देते हैं। ठीक है, तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा, आर की सही व्याख्या करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? या कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा RBI की गवर्नर की नियुक्ति होती है। ठीक, भारत में मौद्रिक नीति समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
भारत में मौद्रिक नीति समिति का प्राथमिक उद्देश्य है एक निर्दिष्ट बैंड के भीतर मुद्रास्फीति लक्ष्य को बनाए रखना। ठीक है। और भारत में जो मुद्रास्फीति आरबीआई द्वारा जो मुद्रास्फीति तय की गई है, मुद्रास्फीति की दर वह 2+± 4% तय किया गया है। ठीक है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि मुद्रास्फीति 2% से कम ना हो और 6% से अधिक ना हो। ठीक है। सही आंसर सी है। भारत में मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेडलाइन मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक WPI का उपयोग करके मापा जाता है। कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन आइटम शामिल नहीं होते हैं जो कि प्रकृति में अस्थिर होते हैं। आरबीआई अपने मौद्रिक नीति ढांचे के तहत मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए WPI का उपयोग करता है। इसके बारे में कौन सा विकल्प सही होगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। केवल दूसरा सही है, बाकी पहला और तीसरा। इसमें क्या पूछा, कौन सा विकल्प सही है? दूसरा सही है, पहला तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला तीसरा गलत हो जाएगा। भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात CPI द्वारा मापा जाता है, न कि WPI द्वारा। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि आरबीआई 2016 में अपनाए गए मौद्रिक नीति ढांचे के तहत CPI मुद्रास्फीति को जो वही आपको जो बताया गया है 2+−4% का उपयोग करती है। ठीक है। तो यह WPI नहीं बल्कि CPI का करती है, जिसके अंतर्गत मुद्रास्फीति 2% से कम नहीं होना चाहिए और 6% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 बचेगा, तो 2% से कम नहीं होना चाहिए और 4 2 को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। 6% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो दूसरा आपका सही है, पहला तीसरा गलत है। राजकोषीय घाटा हमेशा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है। राजकोषीय घाटा सरकारी उधार को बढ़ाता है जो निजी निवेश को बाहर कर सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला आपका गलत है, दूसरा सही है। राजकोषीय घाटा सरकारी उधारी को बढ़ाता है जो निजी निवेश को बाहर कर सकता है। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन राजकोषीय घाटा हमेशा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है, गलत है। जैसे अगर पूंजी निर्माण के उद्देश्य से अगर पैसे खर्च किए जा रहे हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इकोनॉमी के लिए क्या होगा? लाभदायक होगा। और अगर राजस्व व्यय किया जा रहा है जिसके बदले में किसी भी पूंजी का निर्माण नहीं हो रहा है तो यह राजकोषीय घाटा जो होगा वो क्या होगा? हानिकारक होगा। ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है वो हो जाएगा आपका वैश्विक आपूर्ति झटकों के कारण तेल की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। FRBM अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लक्ष्य राजकोषीय घाटा कितना रखा गया था? यह रखा गया था 3%। निम्नलिखित करों को उनकी श्रेणी से मिलान करना है। आयकर की बात करें, आयकर क्या है? आयकर जो है यह एक प्रत्यक्ष कर है। आयकर प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, आयकर जो है प्रत्यक्ष कर है। माल और सेवा कर की बात करें अर्थात GST, यह अप्रत्यक्ष कर है। निगम कर की बात करें, निगम कर जो है ये भी आपका प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। और उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। ठीक है। इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। GST के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। GST गंतव्य आधारित कराधान के सिद्धांत का पालन करती है। GST ने कराधान के व्यापक प्रभाव को समाप्त कर दिया है। पेट्रोलियम उत्पाद वर्तमान में GST के अंतर्गत आता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला सही है, बाकी विकल्प गलत से होंगे। ठीक है। दूसरा क्यों गलत है? दूसरे की अगर हम बात करें तो आंशिक रूप से सही है, क्योंकि जब GST कॉस्किडिंग को कम करता है कुछ अवशिष्ट मुद्दे बनते हैं, जैसे शराब, ईंधन GST से बाहर रखे गए हैं। ठीक है, जैसे शराब हो गया, ईंधन हो गया, ये GST से बाहर रखा गया है। और पेट्रोलियम उत्पाद को भी GST से बाहर रखा गया है। ठीक है, वर्तमान समय में। और इसको जो है पेट्रोलियम उत्पाद हो गए हैं, इनको GST के अंतर्गत लाने की सिफारिश की जाती है। ठीक है, जिससे अगर GST के दायरे में इसे लाया जाता है तो पेट्रोलियम का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर ये है। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? कराधान, सार्वजनिक व्यय, खुले बाजार का संचालन और राजकोषीय घाटा प्रबंधन। कौन इसमें से राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा खुले बाजार का संचालन, ऑप्शन सी। भारत में एक प्रगतिशील प्रत्यक्ष कर संचालन है या कर संरचना है। भारत में सभी व्यक्ति अपनी आय के बावजूद समान प्रतिशत कर का भुगतान करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। भारत में सभी व्यक्ति अपनी आय के बावजूद समान प्रतिशत कर का भुगतान करते हैं, गलत है। जिनकी आय जिस अनुपात में है वह कर का भुगतान उसी अनुपात में करते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई व्यक्ति 10,000 रुपये मंथली कमा रहा है, ठीक है,
और कोई व्यक्ति जो है 1 लाख रुपया कमा रहा है, तो दोनों के द्वारा जो कर का भुगतान किया जाएगा वो बराबर थोड़ी है। 1 लाख जो व्यक्ति कमा रहा है इसके द्वारा जो कर का भुगतान होगा वो अधिक होगा, और जो 10,000 कमा रहा है इसके द्वारा जो कर का भुगतान होगा वो आपका कम होगा। ठीक है, तो ये समान नहीं है, पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित मुद्रास्फीति की घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरबीआई ने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण रूपरेखा को अपनाया। रूस यूक्रेन युद्ध के कर आपूर्ति झटका मुद्रास्फीति। 2009 में सूखे के बाद उच्च खाद्य मुद्रास्फीति और आधिकारिक मुद्रास्फीति सूचकांक के रूप में सीपीआई का शुभारंभ। इन सभी को क्रम से लगाना है, इन सभी को क्रम से लगाना है। देखिए, आरबीआई ने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीतिकरण लक्ष्यीकरण की बात करें तो यह जो है आपका 2016 में अपनाया गया था, 2016 में, और यहीं पर 2 ± 4% का नियम लागू हुआ था। ठीक है, रूस यूक्रेन युद्ध के का जो वैश्विक झटका उत्पन्न हुआ था, यह कब का है? 2022 का। ठीक है, 2022 का। और 2009 में सूखे के बाद उच्च खाद्य जो मुद्रास्फीति बढ़ी थी, यह 2009 की घटना है, जैसा कि बताया गया क्वेश्चन में। और आधिकारिक मुद्रास्फीति सूचकांक के रूप में सीपीआई को जो अपनाया गया था, यह कब अपनाया गया था? सीपीआई को जो अपनाया गया था 2013 में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 3, 4, 1, 2, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक घाटे को सबसे अच्छी तरह से समझाता है? प्राथमिक घाटे को सबसे अच्छी तरह से समझाता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ये आपका प्राथमिक घाटा होगा। प्राथमिक घाटा जैसे इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम सामान्य शब्दों भाषा में समझें तो देखिए, राजकोषीय घाटा मान लीजिए टोटल आपके द्वारा खर्च किया गया कितना, 100 रुपया, प्राप्त कितना हुआ, 90 रुपया, घाटा कितना हुआ, 10 रुपया। इस 10 रुपये को पूर्ति करने के लिए, 10 रुपये को फुलफिल करने के लिए आप ऋण लेंगे, मान लीजिए 10 रुपये आप ऋण लेते हैं। ये जो 10 रुपये ऋण लेंगे, इस पर ब्याज भी तो देंगे, इस पर ब्याज भी तो आपको अदा करना पड़ेगा। तो इस ब्याज वाले हिस्से को 10 रुपये पर जो आपको ब्याज देना है, इस ब्याज को अगर हम घटा दिया जाए, इस ब्याज को बाहर कर दिया जाए और केवल जो राजकोषीय घाटे की गणना जो की जाए केवल इस 10 रुपये पर की जाए, ब्याज वाले हिस्से को बाहर कर दिया जाए और इस पर किया जाए केवल राजकोषीय घाटे की गणना, और उसके बाद जो घाटा प्राप्त होगा इसी को कहा जाता है प्राथमिक घाटा। ठीक है, कर उछाल के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही है? कर उछाल के बारे में, कर उछाल यह मापता है कि कर राजस्व जीडीपी में परिवर्तन पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। एक से अधिक की कर उछाल का अर्थ है कि कर राजस्व जीडीपी की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। रेंगती हुई मुद्रास्फीति जब वार्षिक मुद्रास्फीति की दर 3% से कम हो। ठीक है, जब मुद्रास्फीति की दर 3% से कम हो। ठीक, और सरपट मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? जब 10 से 20% मध्यम वर्ग को नुकसान इससे पहुंचता है, इससे जो है मध्यम वर्ग को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, कीमत तेज लेकिन प्रबंधनीय दर से बढ़ती है। हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है जब 50% मासिक, जैसे जिम्बाब्वे वेनेजुएला में देखने को मिला था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है आपका अचानक वृद्धि और अक्सर 100% हो जाता है। ठीक है, स्टैगफ्लेशन स्थिर विकास के साथ मुद्रास्फीति। ठीक, इसका जो सही आंसर हुआ 2, 3, 1, 4 डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए। भारत के विदेशी व्यापार के बारे में देखिए, भारत के प्रमुख आयातकों में से या फिर आयातों में पेट्रोलियम, सोना और इलेक्ट्रॉनिक सामान का योगदान सबसे अधिक है। 1991 के सुधारों के बाद भारत का माल व्यापार संतुलन हमेशा अधिशेष रहा है। सेवा निर्यात भारत को अपने माल व्यापार घाटे के हिस्से को वित्त पोषित करने में मदद करता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पहला और तीसरा तो सही, दूसरा गलत है। इसमें क्या कह रहा है कि 1991 एलपीजी रिफॉर्म के बाद भारत का माल व्यापार हमेशा संतुलन में अधिशेष में रहा, यह गलत है। भारत का हमेशा चालू खाता घाटा रहता है। ठीक है, और इसके पीछे रीजन क्या है? जो कच्चे पेट्रोलियम, कच्चे तेलों का आयात भारत द्वारा बहुत ज़्यादा किया जाता है, सोने का, उसके साथ साथ चीन के साथ लगभग जो व्यापार घाटा है वो 100 बिलियन के आसपास है। ठीक है, 100 बिलियन डॉलर के। तो इन सब के कारण भारत का जो चालू खाता है वो हमेशा घाटे में रहता है। दूसरा गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा सही। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। ठीक है, MEIS भारत से व्यापारिक निर्यात योजना, यह क्या है? इसकी अगर हम बात करें, आपका व्यापारिक निर्यात के लिए प्रोत्साहन देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और RODTEP की बात करें, RODTEP यह जो है निर्यात पर शुल्क और कर में छूट देता है। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो यह निर्यातोन्मुखी अवसंरचना का विकास करता है। और EPCG यह निर्यातकों के लिए शुल्क मुक्त पूंजीगत सामान, ठीक है, आयात करता है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4 ऑप्शन है। निम्नलिखित व्यापार सुधार घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित भारत डब्ल्यूटीओ में शामिल हुआ, एलपीजी आर्थिक सुधार की शुरुआत, एसईजेड नीति की शुरुआत और विदेशी व्यापार नीति एफटीपी की शुरुआत। इन सभी को क्रम से लगाना है, इन सभी को क्रम से लगाना है। देखिए इसके अगर हम बात करें, जो आप भारत डब्ल्यूटीओ में जो शामिल हुआ था, कब हुआ था? 1995 में, 1995 में। एलपीजी रिफॉर्म 1991 का है। एसईजेड की शुरुआत, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत जो है 2000 ईस्वी में किया गया था। और विदेशी व्यापार नीति, विदेशी व्यापार नीति की शुरुआत कब की गई थी? विदेशी व्यापार नीति की शुरुआत की गई थी 2023 में, और यह 2028 ईस्वी तक रहेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4। विदेशी संस्थागत निवेश एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और इसकी तुलना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अधिक स्थिर होता है। एफडीआई भौतिक परिसंपत्तियों में दीर्घकालिक निवेश करता है, जबकि एफआईआई स्टॉक और बॉन्ड में अल्पकालिक निवेश करता है। ठीक है, देखिए जो एफआईआई के माध्यम से निवेश होता है तत्कालिक लाभ बनाने के उद्देश्य से निवेश किया जाता है, और लाभ जैसे ही प्राप्त होता है किसी भी स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से, तुरंत यह शेयरों को बेच करके बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जबकि एफडीआई के माध्यम से जो निवेश आता है यह दीर्घकालिक है, लंबे समय के लिए आता है, और इसके माध्यम से पूंजी निर्माण किया जाता है। ठीक है, जैसे किसी कंपनी में निवेश करना, ठीक है, या फिर किसी कंपनी के साथ टाई अप करके, ठीक है, कोई किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना। तो एफडीआई के माध्यम से जो निवेश आता है वह अस्थायी स्थिर होता है और इससे परिसंपत्ति का निर्माण होता है, जबकि एफआईआई के माध्यम से जो निवेश आता है यह मुख्य रूप से स्टॉक और बॉन्ड में निवेश होता है। और यह अल्पकालिक निवेश क्यों है? क्योंकि यह तत्कालिक लाभ बनाने के उद्देश्य से निवेश किया जाता है। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है और आर की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन में भारत के पूंजी खाते में शामिल है? माल का निर्यात और आयात, विदेश में भारतीय श्रमिकों द्वारा भेजे गए प्रेषण, बाहरी वाणिज्यिक उधार और पर्यटन, जो आपका पर्यटन प्राप्ति है, ये कौन इसके अंतर्गत आएगा ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए आर्थिक सुरक्षा 24-25 के बारे में, भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार है वो कौन सा देश है? यह आपका अमेरिका है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही? डब्ल्यूटीओ केवल वस्तुओं के व्यापार से संबंधित है। डब्ल्यूटीओ विकासशील देशों को विशेष और विभेदक उपचार एसडीटी के तहत किसानों को सब्सिडी देता है। डब्ल्यूटीओ ने वैश्विक व्यापार नियामक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थान लिया है। कौन सा विकल्प डब्ल्यूटीओ के बारे में सही होगा? पूर्व के हिसाब से बताना है और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात दूसरा सही है, पहला और तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए डब्ल्यूटीओ ने गेट की जगह, डब्ल्यूटीओ ने गेट की जगह ली है, न कि आईएमएफ की। डब्ल्यूटीओ ने आईएमएफ नहीं बल्कि गेट, गेट क्या है? जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ऑन ट्रेड। ठीक, इसकी जगह लिया, ये गलत हो जाएगा। और डब्ल्यूटीओ वस्तु एवं जो सेवा है इन दोनों का व्यापार सुनिश्चित करता है। ठीक है, दोनों का आयात निर्यात, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। कौन सा विकल्प वैश्वीकरण का संभावित परिणाम नहीं है? सीमा पार पूंजी प्रवाह में वृद्धि, स्थानीय बाजारों में एकाधिकार का उदय, प्रौद्योगिकी और निवेश तक अधिक पहुंच, देशों के बीच परस्पर निर्भरता में कमी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। देशों के बीच परस्पर निर्भरता में कमी, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, यह आपका गलत हो जाएगा। देखिए वैश्वीकरण या परस्पर निर्भरता को बढ़ाता है। ठीक है, यह निर्भरता को बढ़ाता है। जैसे वर्तमान समय में ही देखें तो बहुत से देश ऐसे हैं जो दूसरे देशों पर निर्भर हैं किसी भी प्रोडक्शन या किसी भी उत्पाद के लिए। ठीक है, तो डी सही हो जाएगा। मुद्रा और मूल्यन निर्यात बढ़ाने में मदद करता है। कमजोर घरेलू मुद्रा विदेशी खरीदारों के लिए निर्यात को सस्ता बनाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं और आर की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति कौन देता है? इस क्षेत्र में दूरसंचार सेवा, रेलवे अवसंरचना, बीमा या फिर परमाणु ऊर्जा, इस क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है भारत में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरसंचार और रेलवे में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बीओपी में चालू खाता अधिशेष का कारण बन सकती है? निर्यात की तुलना में अधिक आयात, एफडीआई अंतर्वाह में वृद्धि, उच्च प्रेषण और सेवा निर्यात या विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी,
उच्च प्रेषण और सेवा निर्यात। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रम बल भागीदारी दल LFPR में केवल नियोजित जनसंख्या शामिल होती है। बेरोजगारी दर की गणना कुल श्रम बल के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। भारत में कार्यकारी भागीदारी दर पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है। कौन सा विकल्प? भारत में कार्य भागीदारी दर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की अधिक भागीदारी है। इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत हो जाएगा। LFPR की बात करें, इसमें कार्यरत और बेरोजगार दोनों शामिल होते हैं जो सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे हों। ठीक है, और तीसरा क्यों गलत है? देखिए, PLFS 2023-24 के अनुसार पुरुष WPR 72% और महिला 33। ठीक है, तो ये जो है 72% है। सही आंसर इसका बी। भारत में अधिकांश रोजगार अभी भी अनौपचारिक प्रकृति का है। अधिकांश भारतीय श्रमिक कृषि और निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत हैं जिसमें कम औपचारिकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, दोनों विकल्प सही और आर एक ही सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित प्रकार की बेरोजगारी और उनसे संबंधित जो क्रम है, मतलब उससे संबंधित करना है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से जो प्राथमिक क्षेत्र है, मुख्य रूप से कृषि में देखने को मिलता है। ठीक है, या मुख्य रूप से कृषि वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है प्राथमिक। तो आवश्यकता से अधिक जब श्रमिक लगते हैं, ठीक, जैसे काम है 2 लोगों का, लगे हैं 10 लोग। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी की बात करें, यह दीर्घकालिक कौशल नौकर की आवश्यकताओं से मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी जो है कौशल के बेमेल होने के कारण उत्पन्न होता है। घर्षण बेरोजगारी या अल्पकालीन बेहतर नौकरी परिवर्तन की तलाश में उत्पन्न होता है। ठीक, और मौसमी बेरोजगारी, मौसमी मांग उतार चढ़ाव के कारण जो है यह बेरोजगारी देखने को मिलता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। निम्नलिखित रोजगार पहलों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौशल भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इन सभी को क्रम से लगाना है। कौशल भारत मिशन की बात करें, कौशल भारत मिशन की शुरुआत की गई थी 2015 में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई थी कब? इसकी शुरुआत हुई थी 2019। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत आपका NRLM, इसकी शुरुआत 2011 में किया गया था। ठीक है, मनरेगा का शुरुआत हुआ था 2005 में। और दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो इसकी शुरुआत जो की गई थी 2014 में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को साकार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे आवश्यक शर्त है? उच्च जनसंख्या वृद्धि, बढ़ी हुई खपत मांग, कामकाजी आयु वर्ग की आबादी के लिए उत्पादक रोजगार और जन्म दर में गिरावट। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कामकाजी आयु वर्ग के आबादी के लिए उत्पादक रोजगार। जैसे जो कामकाजी आयु वर्ग है, इसको अगर सही समय पर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो इनकी जो उत्पादकता कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, यह भले ही उत्पादक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जैसे जो वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो अब आबादी जो है 24 से लेकर के 35 के बीच में भारत में सबसे अधिक है, और यह सबसे प्रोडक्टिव एज होती है। और इस समय अगर इनको उचित रोजगार ना मिले तो इनकी उत्पादकता 0 हो जाएगी, और यही जनसंख्या जो है यह उत्पादक के रूप में ना होकर के क्या हो जाएगी? भार के रूप में हो जाएगी सरकार के ऊपर। और वर्तमान समय में भारत में जो बेरोजगारी देखने को मिले वो शिक्षित बेरोजगारी ही सबसे अधिक है भारत में। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी। ठीक, सही आंसर सी हो जाएगा। तो वर्तमान समय में जरूरी है कि रोजगार प्रदान करना। ठीक है, PLFS के अनुसार शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी ग्रामीण भारत की तुलना में अधिक है। हाल के वर्षों में ग्रामीण महिलाओं के बीच श्रम बल भागीदारी दर में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। PLFS 2023-24 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग में सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखने को मिल रही है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो 15 से 24 आयु वर्ग में बेरोजगारी जो है
सबसे अधिक है, लगभग 20% लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, और इसमें इन लोगों को रोजगार अधिक मिलना चाहिए, तो बेरोजगारी इन्हीं में ज़्यादा देखने को मिल रही है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों को उनकी परिभाषा से मिलान करना है। श्रम बल, श्रम बल की अगर हम बात करें, श्रम बल या कार्यत और बेरोजगारी को इंडिकेट करता है। कार्यबल की बात करें या काम करने वाले लोगों को इंडिकेट करता है। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों में लगे अर्थात काम करने वाले लोगों। निर्भरता अनुपात, यह जो है गैर कामकाजी या कामकाजी आबादी, गैर कामकाजी या फिर कामकाजी आबादी, और आपका जो बेरोजगार है, यह श्रम शक्ति का वह भाग जो वर्तमान में कार्यरत नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 3 4। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में अल्प रोजगार एक गंभीर मुद्दा है। अधिकांश ग्रामीण श्रमिक औद्योगिक नौकरियों में अधिक योग्य और कम वेतन वाले हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पहला आपका सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए ग्रामीण बेरोजगारी औद्योगिक नौकरियों में अति योग्यता के बारे में नहीं है, बल्कि सीमित रोजगार के अवसरों के बारे में। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, सॉरी दूसरा गलत है, पहला सही। निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी विकास का सबसे अच्छा वर्णन करता है? रोजगार बढ़ता है लेकिन जीडीपी घटती है, जीडीपी बढ़ता है लेकिन रोजगार वृद्धि स्थिर रहती है, रोजगार और जीडीपी दोनों एक साथ गिरते हैं, और सरकार बेरोजगारी कम करने के लिए कृत्रिम नौकरी पैदा करती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका जो है बेरोजगारी विकास का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यह बताना है बेरोजगारी विकास का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जीडीपी बढ़ती है लेकिन रोजगार नहीं मिलता, जैसे जीडीपी में वृद्धि हो रही है, लेकिन जिस स्तर से जीडीपी में वृद्धि हो रही है उसी स्तर पे रोजगार भी तो मिलना चाहिए। तो जीडीपी में बढ़ रहा हो, रोजगार नहीं मिल रहा हो, तो यह समृद्धि या फिर ये जीडीपी वृद्धि किस काम का? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और वर्तमान समय में यही कंडीशन देखने को मिल रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है लेकिन जीडीपी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जीडीपी में वृद्धि का मतलब ये नहीं है कि समाज में समानता नहीं है या फिर से रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। ठीक है, भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? शहरी महिला एलएफपीआर ग्रामीण एलएफपीआर से अधिक है। सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड महिलाओं के रोजगार विकल्पों को प्रतिबंधित करते हैं। महिला एलएफपीआर सभी स्तरों पर शिक्षा के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर भी हो जाएगा 2 और 3, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि इसकी अगर हम बात करें तो कृषि और परिवहन उद्यमों में भागीदारी के कारण ग्रामीण महिला एलएफपीआर अधिक है, न कि कम। ठीक, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है 2.1 प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्षमता प्राप्त करना। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी जो है, इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक जो प्रजनन दर है उसको 2.1%। ठीक है, सतत विकास के बारे में देखिए, इसका तात्पर्य भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना। यह केवल पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है, आर्थिक चिंताओं को नजरअंदाज करता है। यह अंतर पीढ़ीगत इक्विटी और संसाधन दक्षता पर आधारित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। यह केवल पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है, आर्थिक चिंताओं को नजरअंदाज करता है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, जो सतत विकास है इसका मतलब यही है कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ जो भावी पीढ़ी या भविष्य की जो पीढ़ी है उसके लिए जो प्राकृतिक संसाधन है उसका संरक्षण करना। ठीक है, मतलब पर्यावरण में कम हस्तक्षेप करके वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी करना, जिससे कि भावी पीढ़ी के लिए इसे क्या किया जाए? प्रिजर्व करके रखा जाए। ठीक है, तो सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित जलवायु संबंधी घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, रियो अर्थ समिट और ग्लासगो जलवायु संधि, इन सभी को क्रम से लगाना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था आपका 1997 में। ठीक, पेरिस समझौता हुआ था 2015 में, 2015। रियो अर्थ समिट या रियो शिखर सम्मेलन UNFCCC द्वारा कराया गया था 1992 में। 1992 में किसके द्वारा हुआ था? UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है,
बाकी जो आपका ग्लासगो जलवायु संधि है, ग्लासगो जलवायु संधि COP26 अर्थात 2021 में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4 ऑप्शन है। भारत वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के शीर्ष उत्सर्जकों में से एक है। भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन विकसित देशों की तुलना में अधिक है। सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही दूसरा गलत है। भारत का प्रति व्यक्ति जो कार्बन उत्सर्जन है विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। ठीक है, कम नहीं बहुत कम है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो भारत का जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है वो लगभग 2.4 टन है, 2.4 टन है। जबकि विकसित देश अगर अमेरिका की हम बात करें तो इसका 15 टन है, 15 टन। और चाइना इसका जो है 8 टन है। तो इनकी तुलना में भारत का जो प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है वो बहुत कम है। कितना है, 2.4 टन। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDG का हिस्सा नहीं है? गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता, सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा और सार्वभौमिक सैन्य सुरक्षा। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वभौमिक सैन्य सुरक्षा इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के बारे में देखिए। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करना है। भारत पहले ही नवीकरणीय स्रोतों से 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल कर चुका है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला तीसरा सही दूसरा गलत है। ठीक है, भारत पहले ही नवीकरणीय स्रोतों से 100% ग्रामीण विद्युतीकरण लक्ष्य हासिल कर चुका है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत है, क्योंकि इसकी अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में यह जो है 100% नहीं है बल्कि 50% से भी कम है। ठीक है, बजट 25-26 में कृषि क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए गए हैं? बिहार में मखाना बोर्ड का स्थापना किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड KCC की जो ऋण सीमा 3 लाख थी इसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम दर में वृद्धि की गई है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला दूसरा सही तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा गलत है, क्योंकि अगर हम बात करें जो आपका फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम दरों में वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं किया गया था बजट 2025-26 में। बजट 2025-26 में व्यक्तिगत आय का स्लैब के बारे में देखिए। 0 से 4 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, 4 लाख से 8 लाख रुपए तक 10% और 8 लाख से 12 लाख 5%। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है, केवल पहला सही बाकी गलत है। ठीक है, 0 से 4 लाख तक कोई शुल्क नहीं या कोई टैक्स नहीं। 4 से 8 लाख रुपए तक की आय पर 5%, 4 से 8 लाख रुपए की आय पर या 10 नहीं बल्कि 5% और 8 से 12 पर 10%। सही आंसर ऑप्शन है। केंद्रीय बजट 25-26 केंद्र सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना तथा इसकी थीम है सबका विकास। केंद्रीय बजट 25-26 में गरीब युवा विकास, गरीब युवा किसान और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, गरीब युवा किसान और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। केंद्रीय बजट 25-26 में कृषि MSME निवेश और निर्यात को विकसित भारत यात्रा में पावर इंजन के रूप में क्या किया गया, सूचीबद्ध किया गया। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही है। ठीक है, तीनों विकल्प सही है। केंद्रीय बजट 25-26 देखिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की बात की गई है। भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्तर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकें डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना को लागू किया जाएगा। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें फूड के हिसाब से बताना है क्या सही होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही। ठीक है, काम करने वाली 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। MSME को समर्थन देने के लिए एक राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसमें खिलौना विनिर्माण और गैर चमड़ा फुटवियर उत्पाद के लिए क्लस्टर शामिल है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प इसका सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। देखिए बजट 25-26 के बारे में बीमा क्षेत्र के लिए जो सीमा है वो 74% से बढ़ा करके 100% कर दी गई है। FDI की जो सीमा है 74 से बढ़ा करके 100% कर दिया गया है, बशर्ते निवेश भारत में ही रहना आवश्यक है।
और निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स की शुरुआत की गई है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए, 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा लक्ष्य के भाग के रूप में लघु मॉड्यूल रिएक्टर के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। शहरों को आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड स्थापित किया गया है। जल जीवन मिशन 2028 तक विस्तार किया गया है, जिससे सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नल द्वारा जल की सुविधा या आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही, तीनों विकल्प। नेक्स्ट देखिए, सरकार राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ करेगी। इस कार्यक्रम में मौजूद योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरणकों के माध्यम से कम उत्पादकता, कम उपज और औसत से कम ऋणों का मानदंडों वाले 100 जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की बात की गई है, ठीक, मतलब संभावना है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो भी हो जाएगा डी, तीनों विकल्प सही है, ठीक है, ऑप्शन डी। केंद्रीय बजट 25-26 के बारे में देखिए, इस स्थान पर 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। बरेली उत्तर प्रदेश, नामरूप असम। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नामरूप असम में, नामरूप असम में, ऑप्शन बी। केंद्रीय बजट 25-26 के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थिति की जाएगी किसके द्वारा? इसकी अगर हम बात करें, जो किया जाएगा बिहार द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डी केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी और 25-26 के लिए 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 25,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना का प्रस्ताव है। समुद्री विकास कोष की स्थापना का प्रस्ताव है और इससे सरकार का जो योगदान है 49% होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर भी सी हो जाएगा, अर्थात दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेड नेट स्थापित किया जाएगा। भारत ट्रेड नेट स्थापित किया जाएगा। राज्यों की भागीदारी से देश में 50 से 30 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। जल जीवन मिशन को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सही आंसर इसका क्या है? देखिए, इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बजट 25-26 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? सरकार ने आयकर छूट की सीमा को 12 लाख रुपए से बढ़ाकर 14 लाख कर दिया है। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो 74% था बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना कृषि योजना का जो लक्ष्य है 200 जिलों में कम कृषि उत्पादकता में सुधार करना। 200 जिले जिसमें कम उत्पादकता है वहाँ पे सुधार करने की बात की गई है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछा है? कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल दूसरा, पहला और तीसरा गलत है, ठीक है। और ये गलत क्यों है? देखिए, सरकार के द्वारा आयकर छूट की सीमा को 12 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है, न कि 14 लाख रुपए तक। तो पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यह सीमा 12 लाख है, न कि 14 लाख, ठीक। और प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के अंतर्गत इसके अंतर्गत जो है 100 जिलों में कम कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए लागू किया गया है, न कि 200 जिलों में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। लघु मध्यम बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 25,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें तो सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 25,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित करने का कोई भी उल्लेख बजट में नहीं किया गया था, ठीक है। तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प इसमें गलत है वो बताना है।
भारत सरकार ने भारत ट्रेडनेट नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का उद्देश्य 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना है। 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना है। आयकर की नई व्यवस्था के तहत 16 लाख रुपए से 20 लाख रुपए की आय पर 10% लागू होगा और बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी गलत है। आयकर की नई व्यवस्था के तहत 16 लाख रुपए से 20 लाख रुपए की आय पर 10% कर लागू होगा, यह गलत है। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें तो 20 लाख रुपए की आय पर 20%, 16 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए की आय पर 20% कर लागू होगा। ठीक है, सही आंसर इसका सी है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के बारे में देखिए। वित्त वर्ष 2025-24 में भारत की जो वास्तविक जीडीपी दर थी वह 6.4% वृद्धि हुई थी। तो 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति औसतन 4.9% रहा, जो वित्त वर्ष 24 में 5.4% से कम है। भारत विश्व में धन प्रेषण का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना। इससे चालू खाता घाटा को सकल घरेलू उत्पाद 1.2% पर बनाए रखने में मदद मिलेगी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अंतर्गत कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो संभावित वृद्धि है 2025 में कृषि में 3.8%, औद्योगिक क्षेत्र में 6.8%, सेवा में 7.2। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बी, दूसरा गलत है। औद्योगिक क्षेत्र की जो वृद्धि है वो 6.2% अनुमानित है, न कि 6.8। वित्त वर्ष 2025 में भारत का कुल निर्यात माल एवं सेवा दोनों को मिलाकर के यह 6% बढ़ करके 6.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। वित्त वर्ष 2025 में भारत का कुल जो आयात है 6.9% बढ़ करके 682.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। वित्त वर्ष 2025 में भारत का व्यापार घाटा बढ़ करके 79.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसमें सही विकल्प का चयन करना है और इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार भारत वस्त्र एवं परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत का वस्त्र एवं परिधान उद्योग सकल घरेलू उत्पाद में 2.3, औद्योगिक उत्पादन में 13 और निर्यात में 12% का योगदान देता है। भारत का वस्त्र एवं परिधान उद्योग 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2023 के निर्यात के साथ 45 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प सही हैं। आर्थिक समीक्षा 24-25 के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 456.7 गीगावाट वित्त वर्ष 2025 तक और तक पहुंच गई है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 47% है। स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय चरण के अंतर्गत 2024 में 1.92 लाख गाँव को खुले में शौच से मुक्त किया गया, ODF प्लस घोषित किया गया, जिससे 2024 तक कुल 3.64 लाख ODF प्लस गाँव हो गए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही। और ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और बनेंगे, तो इसे आप लोग अच्छे से सॉल्व करें और जो भी फैक्ट हैं इसे नोट डाउन जरूर कर लिया करें, क्योंकि ये बजट नवीन पैटर्न जो आपका बजट 25-26 है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में देखिए। इस योजना का जो प्रारंभ है 24 फरवरी 2019 को किया गया था और इस योजना में 6 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटे जोत वाले किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष सहायता दी जाती है। इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? देखिए इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटे जोत वाले किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की सहायता उपलब्ध कराई जाती थी और इसके अंतर्गत 2018 से यह जो हेक्टेयर वाला क्राइटेरिया है इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान समय में आपके पास चाहे 1 हेक्टेयर हो या फिर 10 हेक्टेयर हो, सभी को या सभी जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र होंगे। ठीक है, तो पहला सही है दूसरा गलत। उत्तर प्रदेश की योजनाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2018 को किया गया। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत 2021 में,
नया सवेरा 16 जून 2017 और एक जिला एक उत्पाद 24 जनवरी 2018। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसकी शुरुआत जो की गई थी यह 25 अक्टूबर 2019 में किया गया था। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में देखिए। इस योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को की गई थी और इस योजना में किसानों द्वारा खरीफ फसल पर 2%, रबी पर 2.5% और वाणिज्यिक पर 3% प्रीमियम राशि देय होती है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका ए हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत है। ठीक है, और दूसरा गलत क्यों है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत जो खरीफ फसल है, इसके अंतर्गत जो है आपके खरीफ फसल है, इसके लिए किसान देय जो प्रीमियम है 2% है। खरीफ के लिए 2% है और रबी जो है, रबी फसल के लिए 1.5% है। ठीक, और जो आपकी वाणिज्यिक या बागवानी फसल है यह आपका 5% है, न कि 3%। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, कौन इसमें से सही सम्मिलित नहीं है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 14 अप्रैल 2018, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 और स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? क्वेश्चन नंबर 124। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की बात करें, इसकी जो शुरुआत की गई थी 2016 में किया गया था। ठीक है, बाकी सही है, बाकी विकल्प सही है, तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा ऑप्शन बी। संकल्प और स्ट्राइव योजना को 11 अक्टूबर 2017 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह योजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। इस योजना का उद्देश्य है समाज के वंचित एवं उपेक्षित वर्ग, महिला और SC/ST एवं दिव्यांग जनों को कौशल प्रशिक्षण देना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। 12 अप्रैल 2005 को इस योजना के तहत संस्थागत प्रसव होने पर प्रसूताओं को प्रसव के दौरान एवं प्रसवोत्तर देखभाल हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है और यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को पूरे देश में लागू हो गया था। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को नगद प्रोत्साहन देकर के उनके स्वास्थ्य में सुधार करना। सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के बारे में देखिए। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना यह 29 फरवरी 2024 को शुरू हुआ था और इसका लक्ष्य देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना है। इसका उद्देश्य देश के 1 करोड़ परिवारों को प्रत्येक वर्ष 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी। कौन सा विकल्प इसमें सम्मिलित नहीं है? पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को किया गया था। हृदय योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2017 को, उदय योजना का शुरुआत 5 नवंबर 2015 को और पीएम ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को। कौन सा विकल्प इसका गलत होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हृदय योजना। हृदय योजना की शुरुआत की गई थी 2015 में। ठीक है, सही आंसर भी हो जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी भूमि की उर्वरता की जानकारी देना। इस योजना के अंतर्गत हर किसान को हर साल मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है और इस योजना की शुरुआत 2015 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। इस योजना के अंतर्गत हर किसान को हर साल मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा, ये गलत है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यह हर साल नहीं दिया जाता है बल्कि 2 से 3 वर्षों में एक बार जारी किया जाता है और इसका जो उद्देश्य है बार बार परीक्षण की आवश्यकता न पड़े और किसान को अस्थायी जानकारी मिलती रहे। ठीक है, तो 2 या 3 साल अंतराल पर यह क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। पीएम गति शक्ति के बारे में देखिए। पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह योजना मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक मास्टर प्लान के रूप में कार्य करता है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय मास्टर प्लान की अनुमानित लागत 100 लाख करोड़ रुपए है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में देखिए। इसकी शुरुआत की गई थी 28 अगस्त 2014 को और इसके अंतर्गत 0 बैलेंस पर बैंक खाता खोला जाता है। इस योजना में खाता धारकों को रुपए डेबिट कार्ड और 2 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा कवरेज मिलता है। यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू है। कौन सा विकल्प इसका सही है?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन पहला, दूसरा सही, तीसरा गलत है। यह केवल ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए है, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं किया गया। ठीक है, मतलब जिनके पास बैंक खाता नहीं है उन सभी को बैंक खाता प्रोवाइड करना, चाहे वो गाँव की हो या फिर शहर के। ठीक। आयुष्मान भारत योजना के बारे में देखिए। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई थी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपए तक वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है और यह योजना केवल सरकारी अस्पतालों में लागू है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा सही, तीसरा गलत है। यह योजना केवल सरकारी नहीं, सरकारी और निजी दोनों हॉस्पिटल में यह योजना काम करता है। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। पीएम वाणी योजना या पीएम वाणी योजना के बारे में देखिए। पीएम वाणी योजना का उद्देश्य पूरे देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर वाईफाई हॉटस्पॉट नेटवर्क स्थापित करना। इस योजना के अंतर्गत पब्लिक डेटा ऑफिस बिना लाइसेंस और शुल्क के खोले जा सकते हैं। पीएम वाणी योजना का शुभारंभ भारत सरकार ने 2022 में किया था। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा आपका सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा गलत है। और पीएम वाणी की बात करें, इसकी शुरुआत की गई थी 2020 में। इसकी शुरुआत की गई थी 2020 में। ठीक है, 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी, न कि 2022 में। सही आंसर इसका ये है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में देखिए। यह योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 1 लाख रुपए तक ऋण बिना ब्याज के दिया जाता है और इस योजना में कुल 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है, जैसे लोहार, बढ़ई, मूर्तिकार आदि। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला, तीसरा सही, दूसरा गलत है। इस योजना के अंतर्गत अगर हम बात करें, तो लाभार्थी जो है, लाभार्थी को 2 चरणों में ऋण प्रदान किया जाता है। पहले चरण में 1 लाख रुपए और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, और यह जो लोन है इस पर अल्प ब्याज अर्थात 5% की ब्याज जो है लगाई जाती है। ठीक, सही आंसर इसका हो जाएगा 1, 3 सही, दूसरा गलत है। पहले चरण में 1 लाख रुपए मिलेगा और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए, मतलब टोटल 3 लाख रुपए, और इस पर ब्याज की जो दर है वो 5% होगा। बजट 25-26 के बारे में देखिए। दालों और कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 6 वर्षीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। किसानों को दिए जाने वाले सब्सिडी वाले कृषि ऋण की सीमा को 5 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है। उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3 सही है, पहला गलत है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए, दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 6 वर्षीय और कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए 5 वर्षीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 5 वर्षीय, दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 6 वर्षीय और कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए 5 वर्षीय योजना बनाई गई है। ठीक है, मतलब टारगेट रखा गया है। सही आंसर हो जाएगा क्या? बी। बजट में 5300 नए प्रौद्योगिकी या फिर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 5.0 को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की घोषणा की गई है। मेडिकल कॉलेजों के साथ 100 नए नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना की जाएगी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 2 और 3 सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि इसके लिए अगर हम बात करें, 25-26 में 5300 नए IIT की घोषणा नहीं की गई है। यह आंकड़ा हाल के वर्षों में कुल कार्यरत IIT की है। मतलब वर्तमान समय में अगर ये पूछे कि भारत में कितने IIT कार्यरत है तो 5300 है, और ऐसी घोषणा नहीं की गई है कि 530 नए प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान ITI स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में टोटल 5300 ITI कार्यरत हैं। इनकी स्थापना करने की बात बजट में नहीं की गई है। ठीक है, तो दूसरा, तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बजट में रेल क्षेत्र के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपए का आवंटन पूंजीगत परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर की घोषणा की गई है। गति शक्ति योजना को बंद कर दिया गया है और उसकी जगह नई मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नीति लाई गई है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा सही, तीसरा गलत है। ठीक है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को बंद नहीं किया गया है, बल्कि उसे और अधिक विस्तृत करके मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन को बढ़ाने की बात की गई है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आर्थिक समीक्षा 24-25 के बारे में देखिए।
फाइनेंशियल ईयर 24 में कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का जो सकल मूल्यवर्धन जीवीए है, जीवीए में योगदान 17.7%, ठीक है, कृषि का 17.60%, उद्योग का 27.6 और सेवा का 54.7 था। फाइनेंशियल ईयर 2024 में विनिर्माण क्षेत्र की जो वृद्धि है 9.9% थी और भारत की वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर 8.2%। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए और आज का लास्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में, मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटे के बारे में। अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति 4.9% तक कम हो गया है। सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.4% पर बना हुआ है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बावजूद भारत की मुद्रास्फीति दर स्थिर बनी हुई है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प सही है। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग इकोनॉमी और बजट आर्थिक समीक्षा वाले सेक्शन को कवर किए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसमें देखिए जीडीपी, आपके जीडीपी वगैरह हो गया, फिर से बजट हो गया, आर्थिक समीक्षा, इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो डाटा है, उन डाटा को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाते हैं और आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी क्वेश्चन ठीक ठाक देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें और यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हें लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आकर के टेलीग्राम पे आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।